भारतीय लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायपालिका है, जो देश में कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने और उसे सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में न्यायालयों के जजों की सैलरी कितनी होती है? अगर हाँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में होगी भारतीय जजों के पढ़ाई से लेकर उनकी सैलरी के बारे में बात। तो आइए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि आखिर जज बनते कैसे हैं। जज बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है जो जज की कुर्सी तक लेकर जाती है। क्योंकि एक जज या न्यायाधीश का काम कानून की रक्षा करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने का होता है, जिसके लिए उसे भारतीय संविधान का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आइए जानते हैं। जज कैसे बने? सबसे पहले हम यही जानेंगे कि जज कैसे बने। दोस्तों, जज बनने के लिए कानूनी पढ़ाई करनी पड़ती है। 12वीं पास करने के बाद लॉ की पढ़ाई करनी होती है, जो 5 साल का कोर्स होता है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB कोर्स भी कर सकते हैं। हालांकि भारत में यह वकालत की पढ़ाई कही जाती है, लेकिन सही मायने में एक जज तो वही बन सकता है जो वकालत से पूरी तरह वाकिफ हो। इसलिए जज की कुर्सी को प्राप्त करने के लिए 7 साल की वकालत का अनुभव होना जरूरी है। हाँ दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आखिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कैसे बनते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था की जो सबसे निचली अदालत होती है वह होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद होता है हाई कोर्ट, उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बारे में जानेंगे कि वह कैसे बना जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यताएं आवेदक के पास होनी चाहिए वह यह होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष पूरी हो गई हो, उसके पास LLB की डिग्री हो। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद व्यक्ति अधिवक्ता का पंजीकरण कराएं और वकालत शुरू करें। 7 साल तक वकालत करने के बाद व्यक्ति जज की नौकरी करने के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद जज बनने के लिए उसे एग्जाम देना होगा। अगर वह पास हुआ तो चयन हो जाएगा। एक जज की नौकरी की शुरुआत पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही सिविल जज के रूप में होती है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज कैसे बने। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु 62 वर्ष हो। लॉ की डिग्री का सर्टिफिकेट तथा अन्य जरूरी दस्तावेज उसके पास होनी चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक का किसी या अलग अलग न्यायालयों में वह कार्यरत रहा हो, या भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक का वकालत का उसके पास अनुभव हो। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बने? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, अधिकतम आयु 65 वर्ष हो, 5 वर्ष तक भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के जज के रूप में वह कार्यरत रह चुका हो, 10 वर्ष तक भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का वकील रह चुका हो, भारत के राष्ट्रपति की नजर में वह आवेदक कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। हाँ दोस्तों, अब जब एक छात्र किसी भी न्यायालय का जज बन जाता है तो उसे हर महीने कितनी सैलरी मिलती है? जाहिर सी बात है कि यह सवाल भी आपके मन में उठेगा ही। तो आइए अब जानते हैं कि भारतीय जजों की सैलरी कितनी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है? सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी हम नीचे से ऊपर पहुंचे थे, अब हम ऊपर से नीचे पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होते हैं को कानून मंत्रालय की तरफ से हर महीने 2,80,000 रुपए सैलरी, 45,000 रुपए सरकारी भत्ता भी मिलता है। साथ ही अन्य सरकारी सुविधाएं भी, जैसे गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सरकारी सुरक्षा आदि, रिटायरमेंट
पर 65 वर्ष की आयु होने के बाद 65 वर्ष की आयु में जब वह रिटायरमेंट उसकी होती है तो उसे आजीवन 1,40,000 रुपए महीना पेंशन भी मिलता है। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्याय व्यवस्था का सबसे प्रमुख होता है, जिसकी अगुवाई में भारतीय न्यायपालिका के सभी कार्य होते हैं। उन्हीं के सुझाव पर ही सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों और कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में भी इनकी खास भूमिका रहती है। हाँ दोस्तों, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए महीना सैलरी, 34,000 रुपए सरकारी भत्ता भी मिलता है। साथ में अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती है, जैसे गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सरकारी सुरक्षा आदि। रिटायरमेंट के बाद उन्हें आजीवन 1,25,000 रुपए महीना पेंशन भी मिलता है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आखिर हाई कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सरकार की तरफ से 2,50,000 रुपए महीना सैलरी और 34,000 रुपए सरकारी भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा उन्हें गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सरकारी सुरक्षा तथा अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। रिटायरमेंट के बाद, जो कि 62 साल की उम्र होनी चाहिए रिटायरमेंट की, उसके बाद उन्हें 1,25,000 रुपए महीना आजीवन पेंशन भी मिलता है। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को हर महीने 2,25,000 रुपए सैलरी और 27,000 रुपए सरकारी भत्ता मिलता है। इसके अलावा उन्हें गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सरकारी सुरक्षा आदि अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें 1,12,500 रुपए महीना पेंशन भी मिलता है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आखिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है। प्रत्येक राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की सैलरी अलग अलग होती है। राज्यों के जिलों में जो न्यायालय होता है वही जिला न्यायालय होता है, जिसके न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जिनको हर महीने अनुमानतः सिविल जज 45,000 और वरिष्ठ जज 80,000 सैलरी मिलता है। साथ में सरकारी बंगला तथा गाड़ी समेत अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। देश के लगभग 2/3 मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा इन्हीं अदालतों से हो जाता है और जो लोग यहां से संतुष्ट नहीं होते वे इससे आगे की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट और उससे आगे की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत 3 तरह के न्यायालय आते हैं जो इस प्रकार हैं। सिविल कोर्ट, जिसके अंतर्गत अधीनस्थ कोर्ट जज, लोक अदालत जज और मुंसिफ कोर्ट जज आते हैं, जो भूमि विवाद, शादी और तलाक समेत अन्य नागरिक मामलों की सुनवाई करते हैं। क्रिमिनल कोर्ट, जिसे सेशन कोर्ट भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आते हैं। इसमें हत्या, डकैती और लूटपाट जैसे मामलों की सुनवाई होती है। रेवेन्यू कोर्ट, इसके अंतर्गत रेवेन्यू विभाग जैसे कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदार आते हैं, जो पूरे जिले की राजस्व की गणना और राजस्व वसूली का कार्यभार संभालते हैं। हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके जनरल नॉलेज को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में ले जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।